बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएचएस यूनिट नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और उसमें ओजेनेसिस के हवाले से और रिप्रोडक्टिव साइकिल के हवाले से आज हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज जो कि विद इन दी एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है, और इन ओवरीज के अंदर प्राइमरी oocytes मौजूद हैं, और ये प्राइमरी oocytes प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो है वो बंद होते हैं। उसके अलावा इन ओवरीज से ओवा को लेके जाने के लिए ओविडक्ट्स मौजूद हैं। इन ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब्यूल या यूट्राइन ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ये ओवरी से राइज हो रही हैं और लेके जा रही हैं ओवा को टुवर्ड्स द यूट्रस। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा अकर at the proximal end of the oviduct. जी बात हो रही थी कि जो ओविडक्ट हैं, these are the site for the fertilization that also open into uterus। ये कैरी कर रही हैं ओवा को टुवर्ड्स द यूट्रस, और इनके अंदर प्रॉक्सिमल पार्ट में, दैट इज टुवर्ड्स द ओवरी, प्रॉक्सिमल पार्ट इसका, ठीक है, वहां पर जो इसकी फर्टिलाइजेशन भी ओवा की इसके अंदर हो रही है। उसके बाद यूट्रस मौजूद है। यूट्रस ये रिसीव कर रही है फर्टिलाइज्ड एग को, दैट विल बी टर्म्ड एज ज़ाइगोट। बल्कि ओविडक्ट के अंदर ही क्लीवेज भी शुरू हो जाती है, और यूट्रस का आके जो इम्प्लांटेशन होनी होती है दैट इज ऑफ ब्लास्टुला लेवल। ज़ाइगोट आके इम्प्लांट करता है आगे, और फर्दर डेवलपमेंट जो है यूट्रस के अंदर होती है। और यूट्रस वो साइट है जहां पर प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होती है। दैट प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्राइन वॉल, और वहां पर जो है वो ना सिर्फ गैसेस एक्सचेंज बल्कि वेस्ट की, न्यूट्रिएंट्स की, दूसरे मटेरियल की भी एक्सचेंज होती है मैटरनल और फीटस की सर्कुलेशन के दौरान। यूट्रस की जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज cervix, through cervix that open into vagina, that is female copulatory organ। और फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन विजाइनल की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वहां पर जो है वुल्वा मौजूद है, ठीक है, जो कि बेसिकली जेनिटल ट्रैक्ट की एक्सटर्नल साइड्स है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरी मौजूद है। ये ओवरी ये पेयर की सूरत में है, तो चीजों के ये हाफ सेक्शन दिखाया गया है तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा दूसरी तरफ भी ऐसी पेयर मौजूद है, ऐसी ओवरी एक मौजूद है। इससे ओवा जब रिलीज होता है दैट ओवा एंटर इनटू ओविडक्ट। ये ओविडक्ट के इस प्रॉक्सिमल पोर्शन में ही इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फिर यहां से फर्टिलाइज्ड ओवा मूव करते हुए आता है इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में इसकी इम्प्लांटेशन होकर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी होती तब भी इस ओवा ने ओविडक्ट से पास होते हुए यूट्रस में आना है, लेकिन फिर वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं है। यूट्राइन वॉल को अपने साथ जो है वो लेके उसका जो है वो बाहर निकल जाना है, सिक्रीट आउट हो जाना है। यूट्रस की ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स के बाद ये जो वेजाइना है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसकी सेपरेट ओपनिंग है, और जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक की तो बिल्कुल सेपरेट ओपनिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जो वेजाइना है जिसको हम बर्थ कैनाल के नाम से जान रहे हैं उसकी भी सेपरेट ओपनिंग। सो इट इज दी बर्थ कैनाल, इट इज नॉट यूरोजेनिटल ट्रैक, इट इज द बर्थ कैनाल, ठीक है। और जो यूरिनरी कैनाल है, यूरिटरी कैनाल है, यहाँ पर वो यूरेथ्रा ही है, ठीक है, उसका काम यूरिन को कैरी करना है। एंड बोथ दीज हैव सेपरेट ओपनिंग इन द वेजाइनल कैविटी।
ठीक है, ये जो कैनाल है बर्थ कैनाल, इसकी भी आगे सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है, बर्थ कैनाल की भी, और यूरिनरी ट्रैक की भी सेपरेट ओपनिंग है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। दैट इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कि जिसमें आप देखें आपको ये दोनों तरफ ओवरीज नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये ओवरीज है, ये भी ओवरी, ये भी ओवरी, ठीक है, ओवरीज से ये ओविडक्ट जा रही है टुवर्ड्स द यूट्रस, ये टुवर्ड्स यूट्रस जा रही है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होनी है, यूट्रस की जो ओपनिंग है दैट इज द सर्विक्स, दैट ओपन इनटू वेजाइना और बर्थ कैनाल। अब oogenesis कहाँ होनी है? oogenesis होनी है ओवरीज में, oogenesis होनी है ओवरीज में। ये कुछ पॉइंट्स हैं याद करने वाले, जरा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक तो oogenesis, ओवा की जो प्रोडक्शन है, इसकी जो सबसे पहली स्टेज है ना दैट इज द फीटल स्टेज, ठीक है, इसकी फीटल स्टेज है सबसे पहले। अब पहली जो स्टेज है जिसको हम फीटल स्टेज के नाम से जान रहे हैं, ये फीटल स्टेज ये बिफोर बर्थ है। बिफोर बर्थ फीटस के अंदर अगर वो फीमेल है तो उसके ओवरीज के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, दे फॉर्म oogonia एंड दैट oogonia फॉर्म प्राइमरी oocytes। कितने प्राइमरी oocytes बनने हैं? ये एक फीमेल के अंदर बिफोर बर्थ ही उसके अंदर ओवरीज में बन चुके होते हैं, और ये oocytes एंटर हो चुके होते हैं इनटू मियोसिस, मियोसिस 1 में एंटर हो जाते हैं, और मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है, उस प्रोफेज 1 की पैकेटीन स्टेज पे आके रुक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि oogenesis बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, और बिफोर बर्थ एक फीमेल की जो है वो ओवरी के अंदर, ठीक है, जो फीमेल के अंदर एक अभी फीटस डेवलप आ रही है, वो अगर फीमेल फीटस है तो उसकी ओवरी के अंदर कितने प्राइमरी oocytes बनने हैं, वो बन के वो सारे के सारे प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 में एंटर हो चुके होते हैं, और एंटर होके पैकेटीन 1 स्टेज पे, यानी कि प्रोफेज 1 की पैकेटीन स्टेज पे वहां पर रुक जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो अगली फेज है दैट इज द प्री प्यूबर्टल फेज, बर्थ से लेके टिल प्यूबर्टी ये प्राइमरी oocyte जो है उसी पैकेटीन 1 स्टेज पे ही रुके रहते हैं, प्रोफेज 1 की पैकेटीन पे ही रुके रहते हैं, इनके बर्थ होने के बाद से लेके प्यूबर्टी तक उसमें कोई चेंज नहीं आई। ये चेंज आएगी भी नहीं जब तक हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं मिलेगा, और हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल है वो गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स की सूरत में, फैक्टर्स की सूरत में तभी मिलेगा जब प्यूबर्टी आ जाएगी। तो जैसे ही प्यूबर्टी होगी, ठीक है, एक फीमेल जो है वो जैसे ही वो बालग होगी तो उसके हाइपोथैलेमस से मैसेज जाएगा, गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे, वो हार्मोन्स जाके इफेक्ट करेंगे किसके ऊपर? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलेंगे। उन हार्मोन्स में एक नाम जो है वो आपने एफएसएच का मेरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी पढ़ा है, तो वही एफएसएच यहाँ पर भी राइज होंगे, और ये एफएसएच जाके क्या करेंगे, ये वो जो प्राइमरी oocytes थे, जो प्राइमरी फॉलिकल्स की सूरत में मौजूद थे, जिनके इर्द गिर्द फॉलिकल सेल्स मौजूद थे, ये उन प्राइमरी oocytes को जाके एक एक को एक्टिवेट करेगा, और जाके ये उस प्राइमरी oocyte के अंदर उसकी डेवलपमेंट का सबब बनेगा, उसकी मियोसिस 1 को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। उसकी जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, उससे जो है वो एक ओवा बनेगा साथ में, और फिर आगे मियोसिस 2 भी चलेगी, मजीद पोलर बॉडीज बनेंगी। तो यहाँ पर जो मुकम्मल होनी है वो oogenesis की स्टेज, ये पोस्ट प्यूबर्टल है, आफ्टर प्यूबर्टी है। तो इट्स मीन 2-3 लेवल हैं, एक फीटल लेवल पे है, oogenesis शुरू हो जाती है, दूसरी प्री प्यूबर्टल है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रही, और तीसरी जो है वो क्या है, पोस्ट प्यूबर्टल है, जिसमें चेंज आ रही है कि periodically उनको जो है वो सिग्नल मिल रहे हैं हाइपोथैलेमस से, periodically ओवरीज के अंदर वो जो
प्राइमरी oocytes मौजूद है वो एक एक करके मेच्योर हो रहे हैं और हर पीरियड के दौरान एक एक मेच्योर होके वो रिलीज होके अगर वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो डेवलपमेंट करवा देगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उसकी तो फिर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सूरत में जिस्म से निकल जाएगा। oogenesis, इसमें मैंने पहले जैसे अभी बताया कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, जो ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, दैट विल फॉर्म दी oogonia जो कि डिप्लॉयड होंगे, एंड दीज oogonia विल एंटर इनटू mitosis and will form the primary oocyte that are the diploid cells. These primary oocyte will enter into the meiosis 1 and this meiosis 1 will form a secondary oocyte and a polar body. This secondary oocyte will enter into meiosis 2 और meiosis 2 में ये enter होके meiosis 2 की मेटाफेज 2 स्टेज पे जाके ये रुक जाएगी सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन उसकी होगी फिर वो मेटाफेज 2 कंप्लीट होगी और ओवम बनेगा। तो इसका मतलब है कि जनरली जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज ऑफ सेकेंडरी oocyte, वो सेकेंडरी oocyte जो कि ओवा बना रहा है, अभी मेटाफेज स्टेज पे जो वो आया है, वहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वहां पर जो ओवा बनेगा और साथ ही फिर जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होगी, ठीक है, उससे मजीद पोलर बॉडी जो है वो बनेगी, ठीक है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी मियोसिस 2 में दाखिल होकर मजीद 2 पोलर बॉडी बनाएगी। तो इस तरह से टोटल 3 पोलर बॉडीज और एक जो है वो ओवा उसकी प्रोडक्शन होगी। ये ओवम जो है ये हैप्लॉइड मेन, ये वो सेल है जिसने आगे फर्दर डेवलपमेंट करवानी है। तो आप यहाँ नोट करें, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कहा था कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं एक प्राइमरी oocyte से यहाँ पर जो है वो एक एग बन रहा है, 4 नहीं बन रहे, एक बन रहा है। और इसकी मेन वजह ये है कि डेवलपमेंट के लिए उस एक एग को ही इतनी जगह और इतनी खुराक चाहिए कि वहां पर वो अफोर्ड ही नहीं हो सकते ज्यादा एम्ब्रियो। अब होता क्या है सेल्स के साथ oogenesis के दौरान स्टेप्स क्या आते हैं? सबसे पहले जो फीमेल फीटस के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं that enter into the mitosis and form primary oocytes, वो बेसिकली oocytes जो बन रहे हैं यहाँ पर oogoनियम से बन रहे हैं। पहले oogoनियम बनेंगे जो कि डिप्लॉयड सेल होंगे, वो oogoनियम मजीद माइटोसिस में एंटर होंगे और डिफरेंशिएट होके वो क्या बनाएंगे, दैट विल फॉर्म दी प्राइमरी oocytes। ये थोड़ा सा यहाँ तस्दीक कर लीजिएगा, स्पर्मेटोसाइट नहीं है, ये प्राइमरी oocytes है, ठीक है, ये प्राइमरी oocytes है। अब ये प्राइमरी oocytes ये कवर हो जाएंगे विद इन प्राइमरी फॉलिकल्स, विद इन प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड ही है, ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल्स उनके अंदर ये हेल्ड हो जाएंगे और फिर इनमें शुरू हो जाएगी मियोसिस 1। प्राइमरी oocytes के अंदर ये क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 शुरू हो जाएगी और मियोसिस 1 शुरू होके पैकेटिन स्टेज पे आके ये रुक जाएगी और टिल प्यूबर्टी ये पैकेटिन स्टेज तक ही रुकी रहेगी। उसके बाद क्या होगा फिर, ठीक है, ये जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगी उससे एक जो है वो सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है, जिसको हम मैच्योर या जिराफियन या सेकेंडरी फॉलिकल के नेम से भी, ठीक है, जान रहे हैं कि वो उनको इनक्लोज कर रहे हैं और साथ में पोलर बॉडी बनेगी। ये हैप्लॉइड होगा, ठीक है, ये हैप्लॉइड होगा और एंटर हो जाएगा मजीद ये मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 में एंट्री के बाद ये मेटाफेज 2 स्टेज पे जाके रुक जाएगा और इस लेवल पे जो है वो क्या है, इसकी ओव्यूलेशन होगी, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। लेकिन असल में ये ओवा अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte जो एंटर हो चुका हुआ है मियोसिस 2 में और मेटाफेज स्टेज पे रुका हुआ है, ये उसकी रिलीज है।
ठीक है, और रिलीज होके या तो फिर ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, या फिर जो है वो क्या है, ये डिग्रेड हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन की सूरत में। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये मेटाफेज 2 जब इसकी कंप्लीट होगी, ठीक है, उसमें ओवरऑल मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगी तो मियोसिस 2 के नतीजे में, कंप्लीशन के नतीजे में एक ओवम बनेगा और साथ में जो है वो 3 पोलर बॉडीज बनेंगी। ये ओवम जो है ये हैप्लॉइड है, 43 क्रोमोसोम्स हैं। जो पोलर बॉडीज हैं वो भी डिग्रेड हो जाएंगी, और जो फर्टिलाइज्ड ओवम है दैट विल एंटर इनटू यूट्रस, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो यूट्रस से एंट्री के बाद वहां से जब उसकी रिलीज भी है। अब ये देखें यहाँ पर साथ साथ कि किस तरह से oogenesis में जो oogoनियम है, ठीक है, ये मियोसिस 2 में जब एंटर होगा प्राइमरी oocytes बनाएगा। ये जो प्राइमरी oocytes बने हुए हैं, प्राइमरी oocytes अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ये प्राइमरी oocyte जब मियोसिस में एंटर होंगे तो मियोसिस में जाके प्रोफेज 1 पे जो है वो ये पैकेटिन स्टेज पे रुक जाएंगे, ठीक है, पैकेटिन स्टेज पे रुक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा जी, बात हो रही थी इसमें हमारी कि ये जो प्राइमरी oocyte है दैट विल एंटर इन द मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में पैकेटिन स्टेज पे ये रुके रहेंगे टिल प्यूबर्टी, और आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, इन प्राइमरी oocytes में 1 बाय 1 हर मंथ जो है वो एक एक जो है वो इसमें मैच्योर होते हुए सेकेंडरी oocyte बना के वो रिलीज होगा ओवरी से, और उस सेकेंडरी oocyte की कंप्लीशन होगी मियोसिस 2 की, और वो फर्टिलाइज होगा, या फिर जो है वो अनफर्टिलाइज फॉर्म में ही जो है वो जिस्म से बाहर चला जाएगा। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगी कंप्लीट, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन की सूरत में उसकी रिलीज है। ये आपके सामने दो पैरेलल डायग्राम्स दिखाई गई हैं। एक जानब इसमें मियोटिक और मेटोटिक इवेंट्स हैं oocyte के अंदर, और दूसरी जानब जो है वो इसके इर्द गिर्द कैसे जो फॉलिकल सेल्स हैं वो कवर किए हुए हैं। तो आप यहां पर जो है वो नोट करें कि ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte इसके इर्द गिर्द फॉलिकल सेल्स एक कवरिंग बना रहे हैं, और ये प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है। ये जो प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है ये अरेस्टेड है एट दी प्रोफेज 1, उसमें भी पैकेटिन 1 पैकेटिन स्टेज पे ये अरेस्टेड है, और ये चाइल्डहुड से लेके टिल प्यूबर्टी ये ऐसे ही इनएक्टिव है, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte स्टिल अरेस्टेड है प्रोफेज 1 में, ठीक है, टिल प्यूबर्टी, और जैसी प्यूबर्टी आती है, ठीक है, फ्रॉम दी प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, इस पीरियड के दौरान क्या होता है, हर मंथ जब सिग्नल्स मिलते हैं हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन निकलता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नतीजे में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनमें से एक वो ग्रो करता है, और ग्रोइंग फॉलिकल्स जो है ये ग्रो करते हुए ये सेकेंडरी फॉलिकल्स की सूरत में या जेरेफियन फॉलिकल्स की सूरत में आ जाता है, और इनमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये बाहर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर जो मौजूद प्राइमरी oocyte है वो भी कंप्लीट सेकेंडरी oocyte में जो है वो चेंज हो चुका होता है, और ये जो जेरेफियन फॉलिकल्स हैं इनसे जो निकल रहे हैं दैट इज अ सेकेंडरी oocyte, दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो रहा है जेरेफियन फॉलिकल से, और ये बना रहा है एक ओवा की सूरत में, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग ये जो फॉलिकल्स हैं जेरेफियन फॉलिकल्स, ये कार्पस ल्यूटियम बना देते हैं, और ये कार्पस ल्यूटियम आगे जो है वो डीजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस बना रही होती है, उसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर periodically प्रोडक्शन है कि वो पहले तो अर्ली जो प्रोड्यूस हो चुके हैं ना बिफोर बर्थ, उनमें से एक एक का periodically मैच्योर होकर रिलीज होना है, ठीक है। मियोसिस 1 के नतीजे में जो प्राइमरी oocyte है इसमें ये देख लें कि कंप्लीट हो रहे हैं, मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है 1 by 1 इन ईच मंथ,
ठीक है। और ये जो 1 बाय 1 जो एक एक इनमें जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, हर महीने एक एक ओवा जो है वो रिलीज हो रहा है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एक ओवा जो रिलीज हो जाएगा, जब तक वो डेवलप होकर मुकम्मल फीटस नहीं बना देता और उसकी बर्थ नहीं हो जाती, और बर्थ के बाद जो है वो फ्यू डेज उसके बाद जो है वो अगला मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होगी, अगर जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर मेंस्ट्रुएशन हर महीने जो है वो जारी रहेगी। ये इवेंट्स हैं। मियोसिस 1 कहाँ हो रहा है, मियोसिस 2 कहाँ हो रहा है, ये याद रखिएगा। मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनते हुए है, और मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte से ये ओवा बनते हुए है। ये हार्मोनल कंट्रोल कैसे आप, हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलता है। हाइपोथैलेमस से जैसे ही सिग्नल मिलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो निकलते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले निकलता है एफएसएच। ये एफएसएच ये जाके ये फॉलिकल्स के ऊपर अफेक्ट करता है, और ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनमें से एक को जो है मैच्योर करता है, सेकेंडरी oocyte की जानब जब उसको लेके जाता है। ये जो मैच्योरिंग फॉलिकल्स हैं, उनसे एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है ओवरी में, इस एस्ट्रोजन के इंक्रीज की वजह से क्या होता है कि फॉलिकल के अंदर, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर एक डिक्रीज आती है और एलएच का लेवल बूस्ट अप हो जाता है। ठीक है। जैसे ही एलएच हार्मोन निकलता है, ये रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी का सबब बनता है। ठीक है। ओव्यूलेशन का सबब बनता है, एलएच ओव्यूलेशन का सबब बनता है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो बाकी जो पीछे फॉलिकल सेल्स होते हैं, दैट फॉर्म द कार्पस ल्यूटियम, और वो कार्पस ल्यूटियम जो है उससे फिर मजीद डी हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। वो सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट में, और थोड़ी सी अमाउंट में एस्ट्रोजन भी। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन भी, ये भी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग का सबब बनती है, और प्रोजेस्टेरॉन ये उसको मजीद ज्यादा थिक करती है एंडोमेट्रियम को, दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और उसको थिक और वस्कुलराइज कर देती है ताकि उसके साथ प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो सके, वो एम्ब्रियो को अपने साथ कंसीव कर सके। ठीक है। हम इन हार्मोन्स को 1 बाय 1 जो डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्टिव साइकिल। टोटल रिप्रोडक्टिव साइकिल 48 डेज का, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, और 4 फेजेस हैं इसकी। पहली फेज जो है दैट इज द प्रोलिफरेशन फेज, जिसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ये प्री ओव्यूलेटरी फेज भी है। दूसरी ओव्यूलेशन है। तीसरी ल्यूटर या सिक्रेटरी फेज, जिसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, और फोर्थ वन जो है वो इसमें वो मैच्योरेशन फेज है। वैसे अगर हम बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसकी 2 फेजेस हैं। एक जो है उसमें वो प्रोलिफरेशन फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज है, और दूसरी जो है वो इसमें वो ल्यूटल या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। थर्ड वन मैच्योरेशन है साथ। और अगर हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो एट अ टाइम 2 काम हो रहे हैं। एक साइकिल चल रहा है ओवरी में, दैट इज द ओवराइन साइकिल, और दूसरा चल रहा है यूट्रस में, दैट इज द यूट्राइन साइकिल। देखिए, हम 1 बाय 1 ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसी प्यूबर्टी आती है, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, और ये इफेक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है एफएसएच, और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन फौरी तौर पर ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाए। अब ये सारे नहीं बनाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, सारे नहीं बनाएंगे। क्या होगा,
कि उनमें से एक डेवलप होगा सेकेंडरी ओसाइट में, सेकेंडरी फॉलिकल में, बाकी की फॉलिकल एट्रेसिया है वो रुके रहेंगे। ये जो मैच्योरिंग फॉलिकल्स हैं इनसे एक हार्मोन निकलेगा, दैट हार्मोन इज द एस्ट्रोजन। ठीक है, वो जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं जिनको हम जेराफियन फॉलिकल्स का नाम भी देते हैं, ये बेसिकली उन फॉलिकल सेल से ये हार्मोन निकलता है जिसको हम एस्ट्रोजन का नाम दे रहे हैं। और ये फॉलिकल सेल चूंकि ओवरी के सेल्स हैं तो इसका मतलब है ओवरी से ही इस हार्मोन की प्रोडक्शन है। और ये क्यों प्रोडक्शन है? एफएसएच के ज्यादा होने की वजह से मेच्योर फॉलिकल्स बने और उन मेच्योर फॉलिकल से ये हार्मोन रिलीज हुआ एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस के अंदर, यूट्रस की जो इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग का सबब बनेगा। ये उस एंडोमेट्रियम को, ये देखें जैसे जैसे ये साइकिल बढ़ता जा रहा है एंडोमेट्रियम ये थिक होती जा रही है, ये प्रोलिफरेशन फेज का सबब बनेगा, थिकनिंग का सबब बनेगा। ठीक हो गया। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन दैट विल कॉज डिक्रीज इन एफएसएच। ये एस्ट्रोजन का हाई लेवल ये क्या करेगा? एफएसएच को डिक्रीज कर देगा और एलएच को इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही पिट्यूटरी से एलएच रिलीज होगा, ये एलएच क्या करेगा? फौरी तौर पर ये एलएच इस सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर इफेक्ट करते हुए इस सेकेंडरी ओसाइट की रिलीज का सबब बनेगा। ये सेकेंडरी ओसाइट की जो रिलीज है दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ये बेसिकली मेंस्ट्रुएशन के 13 to 14th डे पे हो रहा है। अब इससे पहले पहले जो साइकिल था दैट वाज द प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब इससे आगे जो होगी दैट इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब प्री ओव्यूलेटरी फेज में भी आप देखें तो प्री ओव्यूलेटरी फेज ये आपके पास ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो 9 से 10 दिन की है। ये वैरी करती है, मोस्टली ये 1 वीक की होती है। अब उसके बाद आगे क्या है? प्री ओव्यूलेटरी फेज से आगे स्टार्ट होगी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, मैंने इसके लिए लफ्ज 7 से 8 दिन भी यूज किए, 9-10 दिन भी यूज किए, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे जल्दी भी हो सकता है। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर 28 डेज का है तो उसमें अगर एबनॉर्मेलिटी आती है, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर 20 दिन का हो जाता है या अगर वो 40 दिन का हो जाता है, 35 दिन का हो जाता है, तो फर्क प्री ओव्यूलेटरी फेज में आना है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में फर्क नहीं आना। ओव्यूलेशन जब हो जाती है तो ओव्यूलेशन से लेके ओवा की रिलीज तक, आउटसाइड द बॉडी रिलीज तक टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन उस ओव्यूलेशन से पहले उस ओवा को बनने पे हार्मोनल इफेक्ट असरअंदाज हो सकते हैं। अगर हार्मोन्स ज्यादा बूस्टअप हो रहे हैं तो ये जल्दी मैच्योरेशन भी हो सकती है, और अगर लेट बूस्टअप हो रहे हैं तो ये स्लो भी हो सकती है। तो इसका मतलब है प्री ओव्यूलेटरी फेज ये वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, ये लेंथी भी हो सकती है, ये थोड़ी और शॉर्ट भी हो सकती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से रिलीज होगी एलएच की, जब ओव्यूलेशन होगी तो बाकी ये जो होंगे फॉलिकल सेल्स दैट विल फॉर्म द कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है इससे हार्मोन्स निकलेंगे, दोनों हार्मोन्स ही निकलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये एक येलो स्ट्रक्चर है और इससे हार्मोन्स की सिक्रीशन होगी, और ये हार्मोन्स की सिक्रीशन तब तक रहेगी जब तक प्रेगनेंसी मेंटेनेंस है। प्लेसेंटा एस्टैब्लिश आगे अगर हो जाता है तो ये एस्टैब्लिश रहेगी, लेकिन अगर वो प्लेसेंटा नहीं होता एस्टैब्लिश तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस जो है वो बना देगा। तो जब ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज होंगे कार्पस ल्यूटियम से, ये एक तरफ ओवरी में ये काम हो रहा है, तो दूसरी जानब क्या हो रहा है यूट्रस के अंदर कि वो जो थिक हो रही थी एंडोमेट्रियम वो फर्दर थिक हो जाएगी। तो इसका मतलब है प्रोजेस्टेरॉन काज फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और ना सिर्फ थिकनिंग बल्कि उसकी अच्छी खासी वस्कुलराइजेशन हो रही है, उसमें ब्लड वेसल्स भी ज्यादा आ रही हैं, ताकि प्लेसेंटा जब एस्टेब्लिश हो तो आसानी से ये ब्लड वेसल्स प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन करते हुए सर्कुलेशन जो है वो करवा सकें। अब इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर क्या है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग वो भी जिस्म से रिलीज हो रहा है। जब वो अनफर्टिलाइज्ड एग जिस्म से रिलीज होता है
तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग का जिस्म से रिलीज होना, दैट इज द मेंस्ट्रुएशन। ना सिर्फ वो अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज होगा, बल्कि साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम है, जो वस्कुलराइज हुई हुई थी, ये भी जिस्म से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये दोबारा से वही डीजनरेट होती हुई ये जिस्म से रिलीज हो रही है। तो इसमें देखें, ये 1 to 2 से लेके 4 to 5, ये 5 to 7 डेज का ये पीरियड है, जिसको हम मैस्चुरेशन पीरियड कहते हैं। इसके दौरान जो है वो एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग, वो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, उसके अलावा ओवा, और चूंकि वस्कुलराइजेशन हुई हुई थी तो साथ में कुछ ब्लड भी ये जिस्म से जो है वो रिलीज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन ही पहली फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और यही पहली फेज है और यही लास्ट फेज है। ठीक है, साइकिल है ना, तो वो साइकिल जहां से स्टार्ट हो रहा है वही पे उसका एंड है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्ट भी मेंस्ट्रुएशन फेज से है और एंड भी मेंस्ट्रुएशन फेज पे। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल में सबसे लेंथी फेज ये सिक्रीटरी फेज है, या इसको हम नाम देते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, या इसको हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं। ठीक हो गया, और सबसे छोटा जो इवेंट हो रहा है वो ओव्यूलेशन का हो रहा है। ठीक है, वो जस्ट 13 डेज के एंड पे वहां पर जो है वो ये हो रहा है। ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्मोन्स की, और आप इसमें देख लें कि पहले जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर इंक्रीज है, जैसे जैसे उसमें जो इंक्रीज है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है डिक्रीज होती है एफएसएच की और इंक्रीज आती है एलएच में, और एलएच में जैसी इंक्रीज आती है ओव्यूलेशन हो जाती है, और जैसी ओव्यूलेशन हो जाती है ओव्यूलेशन के फौरन बाद ये प्रोजेस्टेरॉन में भी इंक्रीज आ रही है और एस्ट्रोजन में भी इंक्रीज आ रही है। दूसरी जानब जो इवेंट हो रहे हैं, जैसे जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है ये थिकनिंग बढ़ती चली जा रही है, और जैसे इनका लेवल फिर फॉल होता है ये थिकनिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो एक जानब जो है वो हार्मोन्स और दूसरी जानब ओवराइन साइकिल पे क्या इफेक्ट है और तीसरी जानब यूट्राइन साइकिल पे क्या इफेक्ट है उन हार्मोन्स का, ये इस डायग्राम के अंदर जो है वो वाज़ेह होंगे। इन केस अगर जो है वो मेल नरिशमेंट है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब भी हो सकता है। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल 45 की एज तक जो है वो रहता है, उसके बाद मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, कंप्लीट स्टॉप जो है वो हो जाता है। ये दिखाया गया है यूट्रस के अंदर किस तरह से इम्प्लांटेशन होनी है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर जाएगा। ये आपकी बुक की डायग्राम है, यूट्राइन साइकिल और ओवराइन साइकिल, इन दोनों को जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड अब अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, या अभी हमारी जो है वो एक और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसके अंदर जब हम इसको डिस्कस कर